दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट सुपर टेट वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे या एसआई की तैयारी कर रहे शिक्षार्थियों के लिए या छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ए, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। बी, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। डी, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो दोस्तों, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता में उच्च वर्ग की अवस्था में छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करने का आदत भी हो सकती है, जिसका प्रभाव उन्हें निम्न श्रेणी पाने के लिए मजबूर कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? ए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। सी, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। डी, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, जॉन डेवी के अनुसार विद्यार्थियों को सामाजिक व्यवस्था एवं मानदंड का प्रहरी मानता था। वह इन बातों में यकीन करता था कि बिना विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा और बिना प्रचार प्रसार के सामाजिकरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। अगला प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बी, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। सी, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए। डी, व्यवस्था फेल हुई है। तो दोस्तों, जब बच्चा फेल होता है तो पूरी व्यवस्था फेल होती है, यह वो हमारी कमी है। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? ए, भय। बी, घृणा। सी, आश्चर्य। डी, भूख। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, आश्चर्य। सी, आश्चर्य। दोस्तों, मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से होता है। मानव व्यवहार के निर्धारण में मूल प्रवृत्तियों का योगदान अद्वितीय होता है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय ए, संवेगात्मक बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। बी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। सी, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। डी, विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी। बुद्धि प्रकरण क्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है को छोड़कर
अन्य सभी बहुबुद्धि सिद्धांत में निहितार्थ हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक चुनौती है। ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। बी, विद्यार्थियों को घर का काम करने में लगाना। सी, प्रश्न भंडार तैयार करना। डी, अध्यापन प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, अध्यापन प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। दोस्तों किसी भी अध्यापक के लिए आवश्यक है कि अपनी कक्षा को रुचिपूर्ण बनाएं, यही इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक चुनौती होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। ए, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। सी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। डी, क्लास की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। दोस्तों कक्षा में अध्यापकों द्वारा बच्चों को अधिगम सहायता प्रदान करना कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, क्योंकि इससे बच्चे अध्यापक के साथ साथ कुछ अन्य गतिविधियों द्वारा अपने सीखने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। ए, औपचारिक ऋण। 4, कानून और व्यवस्था। बी, पर औपचारिक चरण। 5, सामाजिक संविदा। सी, पूर्व औपचारिक चरण 1, दंड परिवर्तन। डी, पूर्व औपचारिक चरण 2, वैयक्तिकता और विनिमय। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, औपचारिक चरण 4 और कानून और व्यवस्था। अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड है। ए, सकारात्मक प्रेरक। बी, स्वाभाविक प्रेरक। सी, कृत्रिम प्रेरक। डी, अर्जित प्रेरक। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, कृत्रिम प्रेरक। पुरस्कार और दंड कृत्रिम प्रेरक हैं, क्योंकि वे प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक रूप में कार्य करते हैं और व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है लिंग जेंडर पक्षपाती। बी, शिक्षाप्रद। सी, सही दृष्टिकोण वाला। सी, नीतिपरक। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, लिंग जेंडर पक्षपाती। अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ए, अभ्यास कार्य से। बी, परिणाम की अपेक्षा से। सी, प्रशंसा से। डी, तत्परता से। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, तत्परता से। डी, तत्परता से। दोस्तों थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियमों की चर्चा की है, जिनमें उन्होंने तत्परता के नियम को प्राथमिकता माना है। यह नियम बताता है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तो उसे कार्य को करने में उसे अन्य कार्यों की तुलना में अधिक संतोष प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 16 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए जन्म से 2 वर्ष। जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक भूख लगने की अवस्था को रोककर व्यक्त करता है। वह जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसके लिए उन्हें वस्तुओं का अस्तित्व होता है। अगला प्रश्न है, आंशिक पुनर्बलन ए वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, बी पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, डी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो दोस्तों पुनर्बलन से तात्पर्य किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना को बढ़ाना है। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है क्योंकि सतत पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए यह शोध आधारित नहीं है, बी विभिन्न बुद्धियों भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, डी इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, एक सफल अध्यापक वही होता है जो छात्रों को पढ़ाता हो, छात्रों को कहानियाँ सुनाता हो, छात्रों की गलतियाँ पकड़ता हो, छात्रों को स्वयं सीखने में सहायता करता हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी आधुनिक अवधारणा के अनुसार अध्यापक मित्र व पथ प्रदर्शक अतः अध्यापक को छात्रों को सीखने में सहायता व प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण किसी व्यक्ति को बार बार एक ही प्राप्तांक प्रदान करता है तो वह परीक्षण कहा जाता है? ए वस्तुनिष्ठ, बी वैध, सी विश्वसनीय, डी वैध और विश्वसनीय दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी विश्वसनीय। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं छात्रों पर किया जाए तथा वे छात्र बार बार समान अंक प्राप्त करें तो परीक्षण को विश्वसनीय कहा जाता है। परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध उससे मिलने वाले अंकों में स्थायित्व से है। अगला प्रश्न है, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है ए उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होना चाहिए ताकि वह ट्यूशन न पढ़ाए, बी उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि कोई उसे हानि न पहुंचाए, सी उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके, डी उसके छात्रों के बीच अच्छी बैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न करे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी
उससे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? ए भूख, बी प्यास, सी आदत, डी नींद। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी आदत। आदत जन्मजात प्रेरक न होकर एक अर्जित प्रेरक है, जबकि भूख, प्यास और नींद जन्मजात प्रेरक हैं। अगला प्रश्न है, विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। इस सिद्धांत के प्रवर्तन कौन है? ए मूलर, बी फ्रायड, सी एबिंगहास, डी वाटसन। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी एबिंगहास। सी एबिंगहास। अगला प्रश्न है, सीखना क्या है? किसी बात को बार बार सीखना, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन लाना, जन्मजात व्यवहार में परिवर्तन लाना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन लाना। अगला प्रश्न है, वे परीक्षण जो छात्रों की एक निश्चित विषय क्षेत्र में उपलब्धि की मात्रा को मापन करते हैं कहलाते हैं? ए निष्पत्ति परीक्षण, बी निदानात्मक परीक्षण, सी अभिरुचि परीक्षण, डी तत्परता परीक्षण। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी अभिरुचि परीक्षण। दोस्तों विशिष्ट क्षेत्रों में व्यक्ति की भावी क्षमता का योग्यता का मापन करता है, वह अभिरुचियां अभिक्षमता परीक्षण कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ए औसत बुद्धि के बच्चे, बी ग्रामीण बच्चे, सी अध्ययनशील बच्चे, डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। दोस्तों कुशाग्र बुद्धि के बच्चों में समायोजन की समस्या रहती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल परीक्षण वही हो सकता है जिसका उद्देश्य विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें ए कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, बी कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, सी कार्य करने के बीच में ही एक बार दी जानी चाहिए, डी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? ए शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन समायोजन करना, बी अपने साथियों से समायोजन करना, सी अपने माता पिता से समायोजन करना, डी पढ़ाई संबंधित समायोजन करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। इस अवस्था में बालक सामान्यतः शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से समायोजन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं? ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी श्रेष्ठ जनों से, डी इन सभी से। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इन सभी से। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क परिवार, विद्यालय व श्रेष्ठ जनों से सम्यक जानकारी लेते हैं एवं अपनी उन्नति
की ओर प्रवृत्ति कर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? ए दत्त कार्य, बी मौखिक प्रश्न, सी अवधि परीक्षा, डी प्रश्न व खेल। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए दत्त कार्य। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? ए गृह कार्य प्रदान करना, बी बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, सी बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, डी बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए गृह कार्य प्रदान करना। बाल केंद्रीय शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को केंद्र बिंदु बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक को प्रेरित करने के, उनके अनुभवों को प्राथमिकता देना तथा उनकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? ए वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, बी यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं समावेशित होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं व सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम है सिद्धांत पर आधारित, ए सक्रिय भागीदारिता, बी सक्रिय भागीदारिता, बी अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, सी उच्च उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, डी सीखने की तत्परता। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए सक्रिय भागीदारिता। सक्रिय भागीदारिता। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ए स्वास्थ्य क्लब, बी परिवार, सी ईगो क्लब, डी सार्वजनिक पुस्तकालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी सार्वजनिक पुस्तकालय। दोस्तों सामाजिक प्रत्याशाओं तथा सामाजिक मानदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो उसे समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब इसके प्रमुख सक्रिय साधन है, किंतु सार्वजनिक पुस्तकालय इसका एक निष्क्रिय साधन है।